एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपने इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, दुनिया में ये जो अमीर देश गरीब देश है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, या अमीरी और गरीबी है, इनके बीच में अभी जो इतना बड़ा जो फासला है, इसका एक प्रमुख कारण है ये औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में 1760 से लेके 1840 इस दौरान हुआ, इस पीरियड में हुआ। और इस पीरियड में क्या हुआ, तो इस पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े कारखाने इसकी शुरुआत हुई। जो काम पहले हाथों से होता था, या हाथ या हमारे जो पालतू जानवर थे उनके साथ जो होता था, वो बहुत बड़े बड़े काम बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ होने लगा। और दोस्तों, इस चीज की शुरुआत, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई एक खोज से, एक खोज जो की थी जेम्स वाट इन संशोधक ने। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि पानी के बाफ में कितनी ताकत हो सकती है। उस बाफ के साथ कई सारे घोड़े या हाथों की ताकत, इतनी ताकत तैयार की जा सकती है, बड़े बड़े यंत्र तैयार किए जा सकते हैं, और जिससे बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। और फिर शुरू हुआ उस मशीन की शुरुआत, उन यंत्रों की शुरुआत, जो यंत्र बेस्ड थे इस पानी के बाफ के ऊपर। और फिर ये हाथों से लेके फिर मशीन प्रोडक्शन, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी सब शुरुआत हो गई। दोस्तों, इसके पहले यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने के पहले किस तरह की इकोनॉमी थी? तो ये डिसेंट्रलाइज, रीजनल, लोकल ऐसी इकोनॉमी थी। पूरी दुनिया में, यानी सिर्फ भारत में नहीं, तो पूरी दुनिया में जो गांव या शहर थे, वहां लोगों की जो जरूरत थी, वहां के लोग वहां की जरूरतों को अपने जो वहां के अवेलेबल जो संसाधन है उससे वो वस्तुएं तैयार करते अपने हाथों से, जानवरों के साथ या छोटे छोटे यंत्रों के साथ, और उस चीजों को पूरा करते। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी चीजें उनको लगती, वो वहां से ही वो उपलब्ध करते और वही बेचते। तो एक सेल्फ सफिशिएंट टाइप की एक इकोनॉमी थी। और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इस तरह की इकोनॉमी फैल चुकी थी, इसलिए अमीर गरीबी का जो फासला था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, इंडस्ट्रियल सेंटर्स की शुरुआत हो गई। और सिर्फ कुछ अपने रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स की शुरुआत हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ये ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन से हुई। ये जो बाफ के इंजन की खोज हुई वो स्कॉटलैंड में हुई, जो ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है। और वहां से फिर ब्रिटेन में ये पहली बड़ी बड़ी मशीनरी या पहली बड़ी फैक्ट्री की शुरुआत हुई। ये सब काम पहली बार जब शुरू हुआ, वो शुरू हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में। तब तक वस्त्र हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये वस्त्र बनने लगे। और बाद में ये जो रिवोल्यूशन है वो यूरोप में और आगे जाके अमेरिका में गया। और ये वस्त्र उद्योग से लेके फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और बाकी की इंडस्ट्री में गए। दोस्तों, जैसे ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरुआत हुई, जैसे ही ये अलग बड़े बड़े कारखानों की दुनिया शुरुआत हुई, उसी टाइम से शुरुआत हुई फोसाइल फ्यूल का रोल। दोस्तों, फोसाइल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन मनुष्य को पहले से पता था। ये कोयला, क्रूड ऑयल पहले से पता था, लेकिन उसका इतना उपयोग मनुष्य ने कभी किया नहीं। जो रीजनल डिसेंट्रलाइज जो इकोनॉमी थी, वहां जो जरूरत होती थी ईंधन और ऊर्जा की, वहां लोकली अवेलेबल अक्षय ऊर्जा या बायोमास या बायोफ्यूल से हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े कारखाने तैयार हुए, तब इस बड़े बड़े कारखानों के लिए जो इतनी बड़े स्केल पे जब ईंधन और ऊर्जा की जरूरत लगी, तब इस फोसिल फ्यूल का रोल बहुत बड़ा। और जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, जब से फोसिल फ्यूल की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर मनुष्य ने किसी फोसिल फ्यूल का किया है, तो वो है कोयला। बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आज की तारीख में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस ग्रीन हाउस गैसेस से, जिस गैस के कारण, प्रमुख गैस के कारण आज ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। 80% कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी वातावरण में है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण पैदा हुआ है वो है कोयला। तो दोस्तों, सबसे पहले कोयले की जरूरत, कोयले का उपयोग ये पानी की भाप करने के लिए गया। तो बड़े बड़े यंत्रों में, बड़े बड़े मशीनरीज में ऑफकोर्स पानी की भाप बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इस भाप से बिजली बनने लगी।
इस बिजली की वजह से फिर गांव में, शहरों में रोशनी की शुरुआत हुई। इस कोयले के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू, इस बिजली के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। इनफैक्ट आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन दुनिया की पहली जो 4 व्हीलर कार है वो बिजली के ऊपर चल रही थी। उसके बाद ट्राम है, या जो रेलवे थी वहां भी जो कोल बेस्ड ऐसी रेलवे की शुरुआत हो गई। और कोल, ये कोयला जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे इसका इस्तेमाल होने लगा, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, घरेलू, हर लेवल पे। और जैसे जैसे कोयला ये जरूरत बढ़ने लगी, तब एंट्री हुई और धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ा इस क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की एंट्री जब हुई, जब हमने इंटरनल कंबशन इंजन इसकी शुरुआत की। इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जिसमें ये गाड़ियां फिर लिक्विड फ्यूल पे चलने लगी, यानी पेट्रोल डीजल पे चलने लगी। लेकिन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन में रहा, यानी जेट फ्यूल, हवाई जहाज से लेके कई सारी जगह में ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जैसे हमने क्रूड ऑयल का विघटन किया, अलग अलग उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले, फिर हमें पता चला कि इससे कई सारे एप्लीकेशन, कई सारी चीजें बन सकती है, कई सारी चीजें हो सकती है। और ऐसे करके 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 क्रूड ऑयल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और आज उसके उसका बहुत अहम रोल हमारी पूरी इकोनॉमी में है दोस्तों। लेकिन इसके पहले, इस क्रूड ऑयल के पहले जो कुछ इकोनॉमी थी, जिसे हम सस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं, जो एक्चुअली सस्टेनेबल इकोनॉमी थे, उसका बेस था एग्रीकल्चर। जो भी मनुष्य की जरूरत होती थी, यानी वो ईंधन ऊर्जा से लेके, खाने से लेके, कोई भी इंडस्ट्री उस टाइम में जो चलती थी, उसका जो बेस था वो एग्रीकल्चर था। उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता था वो एग्रीकल्चर से आता था। और ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ये कार्बन न्यूट्रल थी। यानी पूरी दुनिया में जहां जहां सिविलाइजेशन थे, जहां जहां लोग बसे हुए थे और काम कर रहे थे, वहां की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से नेचुरल, पूरी तरह से सस्टेनेबल और कार्बन न्यूट्रल थी, क्योंकि वो 100% एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इनफैक्ट यही कारण है कि आज के तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा जो संकट है इस क्लाइमेट चेंज का, यानी पूरी दुनिया आज खतरे के कगार पे है। इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इस संकट से जूझने के लिए जब पूरी दुनिया इकट्ठी होती है, जब यूनाइटेड नेशन कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रही है, जब हर साल पूरी दुनिया के सभी जो मेन संस्था, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आते हैं सीओपी में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, और बात करते हैं इस क्लाइमेट चेंज की, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है। उनका लक्ष्य क्या है कि ये जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया, यानी ये औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई, उसके पहले का जो टाइम था, वो पहले का जो टेम्परेचर, उसको आइडियल बेस लेवल पर पकड़ते हैं। और उसके बाद जो अभी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे उन्होंने सीमित करके रखी है। तो सीओपी में जो भी एग्रीमेंट अभी तक साइन हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, हर चीज में जो बेस है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया में जैसी इकोनॉमी थी, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का टेम्परेचर था, बस उसी को प्राप्त करना। और ये सभी चीज, यानी ये सभी सस्टेनेबल चीजें की जो शुरुआत है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से होती है। हर तरह का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से हम लोग ले सकते हैं। इसके एग्रीकल्चर के बेस पे वो सेक्टर, वो चीजें, वो जरूरतें पूरी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यानी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े यंत्र बनाए, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमने ईंधन और ऊर्जा के तौर पर किसको चुना। और ईंधन और ऊर्जा ही नहीं है आज इस क्रूड ऑयल की, मैं आपको बात बताता हूं कि क्रूड ऑयल सिर्फ ईंधन और ऊर्जा की जरूरत या ईंधन और ऊर्जा देने वाला एक चीज ऐसी नहीं रही। आज की तारीख में कितनी सारी इंडस्ट्रीज, मैं तो समझता हूं कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज डिपेंडेंट है इस क्रूड ऑयल के ऊपर, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। आज आप देख सकते हैं कि और कितनी सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर। सिर्फ प्लास्टिक और रबर नहीं, ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, 80% जो कपड़े हैं वो इस क्रूड ऑयल से आ रहे। वो हर तरह का केमिकल, यानी जो किचन में हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो वॉशरूम में, बाथरूम में, वो फर्श के लिए, कॉस्मेटिक्स, हर तरह का केमिकल आज आ रहा है इस क्रूड ऑयल से। ये पेंट्स, एडेसिव्स, हर चीज जो आज बन रही है क्रूड ऑयल से। यानी इतने सारे सेक्टर है डिपेंडेंट इस क्रूड ऑयल के ऊपर। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे जो जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी डिपेंडेंट है आज की तारीख पे इस क्रूड ऑयल के ऊपर।
और वो क्षेत्र है ये खाने का, अनाज का, ये जीवन सत्व मूल द्रव्य का, ये पोषक द्रव्य का। आइडियली ये सभी जो पोषक द्रव्य है ना, ये जीवन सत्व और मूल द्रव्य कहां से आने चाहिए? तो हमारी कुदरत की, हमारी धरती माँ की एक व्यवस्था है कि जिसमें इस मिट्टी में असंख्य ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कंटिन्यूस विघटन का काम करते हैं, कंटिन्यूस रिसाइकलिंग का काम करते हैं, और जो हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें दिलाने का काम करते हैं। और उन जीवों की वजह से ही उस मिट्टी में जान होती है, पोषकता होती है। और हम क्या कर रहे हैं, ये काम को, ये जो पोषक तत्व इस फसल के वक्त जो देने होते हैं, या जो खाद देनी होती है, फर्टिलाइजर देना होता है, वो हम इस केमिकल से, इस पेट्रोलियम ऑयल से तैयार करके जमीन में दे रहे हैं। और इसकी वजह से वो जो जान है, वो जो पोषकता जिससे बनती है मिट्टी की, उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। और वो पोषक नेचुरल जो नैसर्गिक पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं मिल रहे। और ज्यादा से ज्यादा फसल हो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और ज्यादा केमिकल्स और ज्यादा ये फर्टिलाइजर इसमें डाल रहे हैं, जो क्रूड ऑयल से आ रही है। और इसकी वजह से आज की ये परिस्थिति है कि 75% से भी ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो डिग्रेडेड हो चुकी है। और जो फसल आज आ रही है ना, उस फसल में बिल्कुल वो सेहत नहीं है, वो पोषक तत्व है ही नहीं जो पहले हुआ करते थे। है ना, हमें भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो जो डायरेक्टली लेते हैं वो भी इस क्रूड ऑयल से आ रहे हैं। और जो फसल हम उगा रहे हैं इस क्रूड ऑयल के फर्टिलाइजर के कारण, वो पोषक तत्व शरीर को नहीं चाहिए, और शरीर इसके अगेंस्ट बगावत करती है। और उस बगावत का नाम है कैंसर। दोस्तों, कैंसर यानी क्या? कैंसर यानी हमारे बदन में जो पेशी है, वो पेशी जो चीज नहीं चाहिए उसके खिलाफ काम करती है, एक्शन करती है। कैंसर यानी अनियंत्रित ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ। और वो तभी होता है जब नहीं चाहिए सब पोषक तत्व, नहीं चाहिए केमिकल्स शरीर को, बदन को। और इसलिए आप देखोगे कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिससे आज मर रहे हैं वो कैंसर है। कई सारे ऐसे देश है कि जिस देश में नंबर 1 किलर हेल्थ प्रॉब्लम कुछ है तो वो कैंसर है। और इसी की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कम होती जा रही है ना। आप देखोगे कि पिछले 20 सालों में, 20-30 सालों में जो सबसे ज्यादा जो बीमारी आ रही है वो वायरल है। वो वायरस है जो हजारों सालों से हमारे साथ है, लेकिन अभी तक कभी बीमारी नहीं। लेकिन आज उसके कारण कई सारी बीमारियां हो रही है और उसके कोई इलाज नहीं है। ना कैंसर का इलाज है, ना इसका इलाज है। आपको वो सेहत आराम ही करना पड़ता है, उसके बाद अपने आप वो 8 दिन में चला जाता है। एलर्जिक्स चीजें बढ़ रही है। और जो कंपनियां, जो देश इस क्रूड ऑयल के बिजनेस आज की तारीख में कर रहे हैं, वो दुनिया में सबसे अमीर देश। अभी देखिए नहीं, दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहां आप जाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। कोई ऐसे नेचुरल संसाधन, नैसर्गिक संसाधन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि इतने अमीर है। इतने अमीर क्यों है? इसका एक ही कारण है, वो है क्रूड ऑयल। और दुख की बात यह है ना कि हमारा जो कुछ रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है, जो कुछ नई नई चीजें हम लेके आ रही है किसी भी सेक्टर में, वो सभी नए नए इक्विपमेंट हो, चीजें हो, प्रोडक्ट्स हो, वो सभी प्रोडक्ट्स भी और ज्यादा इस क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड है। कोई भी इक्विपमेंट लीजिए, कोई भी चीज आप लीजिए, मैक्सिमम उसमें इस क्रूड ऑयल से जो चीजें निकलती हैं उसका उपयोग करते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की Recording in जो इकोनॉमी, वो progress. पूरी तरह से बेस्ड इस ऑयल के ऊपर। ये ऑयल इकोनॉमी है जो हम आज चला रहे हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस क्रूड ऑयल के ऊपर। सिर्फ ईंधन और ऊर्जा ही नहीं, कई सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सेक्टर्स है वो इस क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए ये क्रूड ऑयल का जो बिजनेस है ना, ये इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग, डीप रूटेड ऐसी बन चुकी है। और ये बहुत बड़ा कारण है इस क्लाइमेट चेंज का। लेकिन आज एक गुड न्यूज, एक बहुत अच्छी बात, एक आनंद की बात मैं आपको बताने वाला हूं। और वो ये है कि आने वाले दिनों में